Assalamu alaikum and welcome back to the lecture 3 of this topic and today's topic is Paget disease. आज के टॉपिक के अंदर हम पेगेट डिजीज के बारे में बात करेंगे कि क्या इसकी डेफिनेशन है, इसकी फेसिस के बारे में देखेंगे और इसकी पैथोजेनेसिस देखेंगे और लास्ट में इसका क्लिनिकल कोर्स भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम पेगेट डिजीज ऑफ बोन की डेफिनेशन को देखते हैं। तो बेसिकली ये एक साइंटिस्ट के नाम से ही ये डिजीज इनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसमें होता क्या है, द ओवर फॉर्मेशन ऑफ बोन, यानी इसके अंदर जो आपकी जो कोई बोन है उसकी फॉर्मेशन एक नॉर्मल फॉर्मेशन से ओवर फॉर्मेशन होती है। बोन जो आपकी बनती है वो डिसऑर्डर सी होती है, अनस्ट्रक्चर होती है, मतलब उसका कोई भी एक नॉर्मल पैटर्न नहीं होता, बहुत ही अनस्ट्रक्चर से पैटर्न की बनी होती है एंड इजीली ब्रेकेबल, यानी अगर आप पे की बोन या जॉइंट पे कोई स्मॉल सा स्ट्रेस भी आता है तो उसकी वजह से योर बोन कैन बी ब्रेक। अब हम फेजेस के बारे में बात करेंगे। सो फेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डिजीज। तो फर्स्ट फेज इज ऑस्टियोलिटिक फेज, द सेकंड वन इज मिक्स्ड फेज एंड द लास्ट वन इज ऑस्टियोसेक्लोरेटिक फेज। मिक्स्ड फेज का सेकंड नाम इज ऑस्टियोब्लास्टिक एंड ऑस्टियोक्लास्ट फेज। इन फेजेस को हम वन बाय वन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि इन फेजेस में क्या होता है। So the number one phase is osteolytic phase. Osteolytic phase को हम डिस्कस करने से पहले I will recommend you please make sure write down all the important point because there are so many points that are not there, but I will explain with you. So osteolytic phase basically extensive resorption. Now what does it mean? Extensive resorption, as we know कि हमारी resorption जो है वो osteoclast करवाते हैं। अब osteoclast की एक्सटेंसिव रिजॉर्प्शन की वजह से जो ऑस्टियोक्लास्ट की अमाउंट है दैट विल इंक्रीज, और उस इंक्रीज की वजह से जो रिजॉर्प्शन का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा होगा, और उस प्रोसेस के ज़्यादा होने की वजह से जो आपकी बोन है वो बहुत ज़्यादा टूटना स्टार्ट कर देगी। सेकेंड फेज इज मिक्स्ड फेज। इसमें अब क्या होता है, आपने एक स्पेसिफिक नेम याद रखना है इस फेज के अंदर कि आपका मोज़ेक पैटर्न बनता है वो किस तरह से बनता है, कि जैसा कि हमने कहा कि ये मिक्स्ड फेज है, यानी इसमें ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट दोनों फेजेस चल रही हैं, यानी बोन टूट भी रही है और बोन की फॉर्मेशन भी होगी। अब जो इसमें बोन बनेगी यानी फॉर्मेशन की वजह से जो हमारे पास न्यू बोन होगी दैट विल नॉट नॉर्मल, वो एक तो नॉर्मल नहीं होगी, सेकेंडली आपकी फॉर्मेशन के दौरान एक बहुत स्ट्रेन पैटर्न बनेगा जिसको हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया मोज़ेक पैटर्न का। ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा जाता है कि पैटर्न का नाम देके पूछा जाता है कि ये किस डिजीज़ की कौन सी फेस है, सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ दिस पैटर्न। एंड सेकेंडली इसके अंदर क्या होगा कि आपका जब ये पैटर्न बनेगा तो आपकी बोन बहुत सी अनस्ट्रक्चर सी नजर आएगी। थर्ड फेज इज ऑस्टियोसेक्लोरेटिक फेज। अब इस फेज के अंदर जो आपकी बोन डिपोजिशन जैसा कि हो चुकी है, बोन डिपोजिशन के बाद जो आपकी न्यू बोन बनेगी उसकी डेंसिटी और बोन मास तो बहुत ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल बोन, लेकिन उसके ज़्यादा होने के साथ साथ वो बहुत ब्रिटल होगी, विच मीन्स कि अगर आप पे कोई भी स्मॉल फ्रैक्चर कोई भी स्मॉल सा अगर फ्रैक्चर आता है जॉइंट पे या किसी बोन पे तो वो बोन आपकी इजीली ब्रेक कर जाएगी। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में, यानी जो हमने पीछे सारा प्रोसेस पढ़ा ये क्यों हो रहा है। तो बेसिकली इसके अंदर इन्वायरमेंटल और जेनेटिक म्यूटेशन दोनों का रोल है। जेनेटिक म्यूटेशन को अगर हम देखें तो द स्पेसिफिक नेम ऑफ द जीन SQS-TM1, ये एक वो जीन है जिसकी वजह से म्यूटेशन आएगी और एज अ रिजल्ट जो आपका NF-kappa B फैक्टर है, अगर अब आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसको जाकर देखें बिकॉज उसके अंदर मैंने ये जो फैक्टर का नाम लिया है NF-kappa B, उसको मैंने डिटेल में वहाँ पे बताया कि इसका क्या फंक्शन है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ। ये बेसिकली जो आपका ऑस्टियोक्लास्ट इमेच्योर प्रीकर्सर सेल होता है उसको एक्टिवेट करवाने में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इसकी वजह से जो आपका NF-kappa है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाता है और उसके ज़्यादा एक्सप्रेस होने की वजह से प्रोटीन बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन करती हैं और जो ऑस्टियोक्लास्ट का प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा होगा। दूसरा इसमें कुछ इस तरह की म्यूटेशन भी हो सकती हैं जो आपका रैंक है उसको एक्टिवेट करवाएंगी और जो आपकी OPG है उसको इनएक्टिवेट करवाएंगे। ये रैंक और OPG का सारा कॉन्सेप्ट आपकी मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इस OPG के इनएक्टिवेशन की वजह से वो चीज़ जो रैंक लाइगेंड और रैंक रिसेप्टर उन दोनों को डिके करवा रही थी, उनके इंटरेक्शन को डिके करवाएगी। जब OPG की इनएक्टिवेशन होगी तो वो डिके जो है वो नहीं होगा और रिजॉर्प्शन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा जिसकी वजह से आप में म्यूटेशन आएंगी। क्लिनिकल कोर्स की बात करें तो अगर कोई ऐसे लोग हैं जिसमें सिर्फ एक सिंगल बोन इन्वॉल्व है देन इट विल कॉल्ड मोनोस्टॉटिक।
लेकिन अगर द बोन इज मोर देन वन देन इट विल कॉल्ड पॉलीस्टोटिक। और अब जब भी बोन इन्वॉल्व होगी तो उसमें ऑस्टियोसेक्लोरोसिस हो जाता है, ठीक है। और ओवर फॉर्मेशन की वजह से जो बोन है वो भी ब्रिटल कर जाएगी, तो ऑब्वियसली हमें पेन भी स्टार्ट हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ ब्रिटलनेस, ठीक है। और उस पर एक प्रेशर आता है बोन के ऊपर, जब आपकी बोन के ऊपर प्रेशर आता है तो वहाँ पे छोटे छोटे फ्रैक्चर्स विच वी कॉल्ड माइक्रो फ्रैक्चर्स होते हैं। और इस माइक्रो फ्रैक्चर्स दे आर नॉट वेरी लार्ज, लेकिन एक स्मॉल लेवल पे, छोटे लेवल पे ये फ्रैक्चर्स होंगे। तो पेन और माइक्रो फ्रैक्चर, अब जब माइक्रो फ्रैक्चर होगा तो साथ पेन भी होगी बोन में, ठीक है। तो पेन एंड माइक्रो फ्रैक्चर्स आर आल्सो द पॉइंट इन क्लिनिकल कोर्स। लास्ट में हम ये बोन ग्रोथ की एबनॉर्मेलिटी देखेंगे। अगर आपकी कोई फेस की बोन इन्वॉल्व होती है और आपका फेस बहुत ही अजीब पैटर्न में बन जाता है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे लियोनटॉसिस ओसिया। सेकंड प्लेटिबेसिया है, अगर कोई आपकी स्कल की बोन इन्वॉल्व है और आपकी स्कल बिल्कुल फ्लैट है। और अगर सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस हम तब कहेंगे कि अगर आपकी कोई लेग की बोन इन्वॉल्व होती है, उसकी वजह से हैवी हो जाती है, जॉइंट्स पे प्रेशर आता है, दैट कंडीशन विल कॉल द सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। और अगर कोई आपकी स्पाइन की इन्वॉल्व हो जाती है, स्पाइन के लेवल पे कुछ होता है, एबनॉर्मेलिटी आती है, तो फिर वो आपको पता है कैम्फोसिस एंड लॉर्डोसिस की कंडीशन आ जाती है। So that was all from today's lecture. Thank you so much for being watching. Don't forget to subscribe our channel. Till then, stay happy and stay blessed.